माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ आपका जो पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन का जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, 9th चैप्टर, 9वां चैप्टर स्नैक। इस स्नैक पोइम का आज मैं समरी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। यह समरी बहुत ही स्टैंडर्ड ढंग से डिज़ाइन किया गया है और आप सबके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, खास करके जो स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि आर्ट्स वाले समरी को तैयार कर लें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये समरी आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावनाएं हैं। तो आइए स्नैक जो पोइम हमारा है, स्नैक पोइम का हम समरी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस स्नैक पोइम में आखिर D.H. लॉरेंस ने, जो इस स्नैक पोइम के कंपोजर हैं, राइटर है D.H. लॉरेंस, इन्होंने इस पोइम में क्या बताने का प्रयास किया है। एक स्नैक के बारे में D.H. लॉरेंस का क्या फीलिंग है और एक स्नैक के बारे में आम लोगों का जो वर्डली लेसन है, जो दुनिया से हमने सीखा है कि सांप को देखते ही मार दो, सांप को मारो मारो, इस तरह का फीलिंग क्या हम लोगों के अंदर में है और एक कवि के अंदर में सांप के प्रति क्या फीलिंग है, क्या उनके पास एक अनुभव है। आइए इस समरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्नैक को, है ना। स्नैक पोइम जिनको लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा, यह आपका पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये D.H. लॉरेंस का रियल जो है तस्वीर में है, रियल पिक है D.H. लॉरेंस का। एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस पोइम का जो थीम है कि इस पोइम में आखिर है क्या बात, आखिर में स्नैक पोइम में हम क्या पढ़ेंगे, इस पोइम में क्या आखिर ऐसा फैक्ट है। तो थीम ऑफ द चैप्टर, इस पोइम का हम थीम को जान लेते हैं, इस पोइम का जो विषय वस्तु है हम उनको जान लेते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। द पोइम स्नैक इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। जो पोइम आपका है स्नैक इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस, जो लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा, which highlights the ever changing and double nature of the human beings who change themselves as per the situation and times. I repeat, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। The poem Snack is written by D.H. Lawrence, which highlights the ever-changing and double nature of the human beings who change themselves as per the situation and times. मतलब इस पोइम में जो D.H. लॉरेंस है, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है, इस बात को हाईलाइट किया है कि द एवर चेंजिंग, जो मनुष्य का जो नेचर है, जो मनुष्य की जो दोहरी नीति है, जो मनुष्य की डबल नेचर है, जो दोहरी नीति मनुष्य की है, वो क्या हमेशा चेंजिंग होती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। एवर चेंजिंग मतलब होता है हमेशा बदलती रहती है, ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति की जो नेचर है, जो डबल नेचर है, जो दोहरी नीति है, ये हमेशा बदलती रहती है। हु चेंज दैम सेल्फ एज पर द सिचुएशन एंड टाइम्स, स्थिति और समय के अनुसार, मतलब स्थिति और समय के अनुसार, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, देखो आप गौर से, यहाँ लिखा हुआ है सिचुएशन एंड टाइम, परिस्थिति और समय के मुताबिक जो मनुष्य का नेचर है ये हमेशा बदलता रहता है। किसी भी जीव जंतु के प्रति या खुद के प्रति चेंज होता रहता है। यहाँ पे पोइट D.H. लॉरेंस ने एक स्नैक का एग्जाम्पल लेके हमें ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का नेचर जो है वह दोहरी होती है, डबल नेचर के इंसान होते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो मानवीय जीवन होता है, जो मानव जाति के लोग होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो डबल नेचर होता है, दोहरी नीति होता है और वो हमेशा समय और सिचुएशन के साथ बदलता रहता है। यानी कि हमारे दिमाग में जो किसी जीव जंतु प्रति जो कॉन्सेप्ट बैठा हुआ, जो अवधारणा बैठी हुई है, जो भ्रम पाल के हम लोग रखे हैं, या हमने जो बाहरी दुनिया से सीखा, जो संसार से सीखा, वो कहाँ तक सही है, इस बात को इस पोइम में हाइलाइट्स किया गया है, इस पोइम में बताने का प्रयास किया गया है। ओके, तो मैंने इस समरी में जो कुछ वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल किया है, इस समरी मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को कंक्लूड किया है।
अगर आप इस समरी में इन सारे वर्ड मीनिंग का यूज करते हैं तो आपकी समरी में बिल्कुल जान आ जाएगी, आपका समरी बिल्कुल जीवंत बन जाएगा। और जब तक आप इन वर्ड को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं, जब तक आप इस वर्ड को ठीक से लिखेंगे नहीं, याद करेंगे नहीं, तब तक आपकी समरी उतनी अच्छी असरदार नहीं बन पाएगी। सो गाइज, आप लोग सारे स्टूडेंट्स इन समरी में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उनको ठीक से याद कर लें, ताकि इन वर्ड्स के सहारे आप आसानी से जो है क्या कर सकें, आप आसानी से समरी को लिख पाएँ, है ना, और एक बेहतर आप अपना समरी को बना पाएँ। ओके, चलते हैं समरी की ओर। और मैंने समरी को बहुत ही खूबसूरत ढंग से डिज़ाइन किया है, और मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आपको यह समरी दिया है, ताकि यहाँ पे स्टूडेंट चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, हाई लेवल का हो या मिडिल लेवल का हो या लो लेवल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आसानी से इस समरी को समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख करके 5 मार्क्स ला सकते हैं। तो मैंने समरी को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बांटा है। तो इस समरी में मैं टोटली चैप्टर के अंदर जितनी सारी बातें बताई गई है एक स्नैक के बारे में, टोटली मैंने बातों को इंक्लूड किया है। हालांकि आपका जो पोइम है स्नैक पोइम, ये बहुत बड़ी है, 74 लाइन की पोइम है, 74 लाइन की पोइम है। तो मैं उस 74 लाइन का जो मूल निचोड़ है वो मैंने समरी में कंक्लूड किया है, और मैं आशा करता हूँ कि ये समरी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को आसानी से समरी समझ में आएगी, क्योंकि मैंने समरी में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी कंक्लूड किया है। ओके, चलिए, तो मेरा पैराग्राफ 1 है, स्नैक इज़ अ नैरेटिव पोइम रिटन बाय D.H. लॉरेंस। स्नैक इज़ अ नैरेटिव पोइम रिटन बाय D.H. लॉरेंस। स्नैक जो है, आपका जो स्नैक पोइम है, यह एक नैरेटिव पोइम है, मतलब ये कथात्मक कविता है। नैरेटिव पोइम मतलब होता है कथात्मक कविता है, रिटन बाय D.H. लॉरेंस, जो लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। एक लाइन आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। स्नैक इज अ नैरेटिव पोइम which written by D.H. Lawrence. He was an English poet and a novelist too. मतलब ये ही जो प्रनाउन आपका है, इस ही प्रनाउन का इस्तेमाल जो है आपका हुआ है D.H. लॉरेंस के लिए, और यह मैंने लिखा है he was a English poet and a novelist too. वो एक इंग्लैंड के पोइट थे और एक नॉवलिस्ट भी थे, एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। ये बातें यहाँ पर कंक्लूड किया है मैंने। इन दिस पोइम, इस कविता में he has in this poem he has narrated a memory of a hot day when he encounters a snake. मतलब इस पोइम में जो राइटर है वह इस बात को नरेट किया है, जो नरेटर इस बात को दर्शाया है कि जो हॉट डे था, जो गर्मी का समय था, तब हुआ मतलब तब ही इनकाउंटर्स अ स्नैक, उसका सामना जो है एक सांप से होता है। गर्मी का, देखो यहाँ पे याद रखना कि हॉट सीजन था, गर्मी का सीजन था, और गर्मी के डे में, हॉट डे में जो लेखक है D.H. लॉरेंस, उनका सामना, उनका इनकाउंटर जो है, मतलब सामना जो है एक स्नैक से होता है, एक सांप से होता है। मैं फिर से पढ़ दूँ। स्नैक इज़ अ नैरेटिव पोइम रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड अ नॉवेलिस्ट टू। In this poem he has narrated a memory of a hot day when he encounters a snake. मतलब स्नैक D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई एक कथात्मक कविता है। वह एक अंग्रेजी कवि और उपन्यासकार भी थे। इस कविता में उन्होंने एक गर्म दिन की याद दिलाई है जब उनका सामना सांप से होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है। इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो महीना जुलाई का था जिस समय कवि D.H. लॉरेंस का सामना, इनकाउंटर जो है स्नैक से होता है।
वो हॉट डे था, गर्मी का महीना, गर्मी का समय था। लेकिन अगर मंथ की बात करें, इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो जुलाई का महीना था। व्हेन द पोइट गोज टू ड्रिंक एट हिज वाटर ट्रफ ही सीज अ स्नैग हु ड्रिंक्स फ्रॉम वाटर ट्रफ। मतलब इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना था। व्हेन द पोइट गोज टू ड्रिंक एट हिज वाटर ट्रफ ही सीज अ स्नैक हु ड्रिंक्स फ्रॉम हिज वाटर ट्रफ। मतलब कवि जो है वह क्या कहता है, जब गोज टू ड्रिंक एट हिज वाटर ट्रफ, वाटर ट्रफ कहते हैं गाइज जो एक तरह का टब बना हुआ रहता है। वाटर ट्रफ को हम लोग बोल सकते हैं अपना लैंग्वेज में नाद, एक नाद जिसमें पानी रखा रहता है, उसे वाटर ट्रफ कहते हैं। टब टाइप का होता है, ये टब होता है, वाटर ट्रफ होता है। तो लेखक जो है उसी वाटर ट्रफ की ओर जा रहा था, उस वाटर ट्रफ के पास गया था पानी लेने के लिए, पानी पीने के लिए। टू ड्रिंक एट हिज वाटर ट्रफ, पानी पीने के लिए वो वाटर ट्रफ गया हुआ था। ही सीज अ स्नैक, और वहाँ पर वह क्या देखा, एक सांप को देखा। और सांप क्या कर रहा था, हु ड्रिंक्स फ्रॉम हिज वाटर ट्रफ, जो मतलब उस वाटर ट्रफ से पानी पी रहा था। मतलब लेखक यहाँ पे कहता है कि लेखक जो है जुलाई के महीना, हॉट डे था, जुलाई का महीना था, और वो अपने घर के, उसके घर के आसपास जो है, उसके अपने ही घर में, मान लो उसके अपने घर में जो है वाटर ट्रफ रखा हुआ था, नाद रखा हुआ था। और राइटर साहब जो है उस वाटर ट्रफ में पानी पीने जा रहा था, और वहाँ पर पानी पीने जा ही रहा था। जैसे वहाँ पहुँचा वहाँ पे, तो ही सीज अ स्नैक हु ड्रिंक्स फ्रॉम हिज वाटर ट्रफ। तो वहाँ पर क्या देखा हुआ कि उसके वाटर ट्रफ से एक सांप जो है ना वो पानी पी रहा है। द पोइट इज कन्फ्यूज्ड, द पोइट इज कन्फ्यूज्ड, मतलब जो कवि है वह उलझन में पड़ गया और असमंजस में पड़ गया, कन्फ्यूज हो गया। बिटवीन हिज एजुकेशन टू किल एंड कंसाइंस टू ट्रीट इट एज अ गेस्ट। वह कन्फ्यूज में पड़ गया कि किसके बीच में, जो एजुकेशन लिया था वह, जो यहाँ कहता है बिटवीन हिज एजुकेशन टू किल, जो उनको बचपन से बताया गया है, जो वर्ल्डली लेसन है, जो बाहरी संसार है, वहाँ पे उनको बताया गया था। हम सभी को कहा जाता है कि जो सांप दिखता है उन्हें किल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो और फिर यहाँ पर एंड कंसाइंस टू ट्रीट इट एज अ गेस्ट, लेकिन उसका विवेक कहता है, उनका कंसाइंस कहता है कि इनका ट्रीट करो, है ना, इनके साथ व्यवहार करो कैसा, एज अ गेस्ट, है ना। मतलब लग रहा था कि जो है वो सांप जो है मेरा गेस्ट है, अतिथि है, और मुझे इनके साथ जो है ना गेस्ट का व्यवहार करना चाहिए, हमें इनको मारना नहीं चाहिए। मतलब जुलाई के महीने में जब कभी अपने पानी के कुंड में पीने के लिए जाता है तो उसे एक सांप दिखाई देता है, जो क्या होता है, जो उनके पानी के कुंड से पानी पीता है। कभी उसको मार देने की अपनी शिक्षा अतिथि के रूप में व्यवहार करने के लिए विवेक को लेकर उलझन में है। एक तरफ कवि को ये जमाना से शिक्षा मिला है, दुनिया से शिक्षा मिला है कि सांप को देखते ही मार दो। दूसरी साइड में कवि को लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमें अपने कंसाइंस जो हमारी कह रही है, हमारी जो विवेक कह रही है कि सांप के साथ जो है अच्छा ट्रीट करो, एक गेस्ट वाली ट्रीट करो, एक अतिथि वाली ट्रीट मतलब व्यवहार करो। अपने कंसाइंस के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से वह सांप को नहीं मारना चाहता है, वह सांप के साथ जो है, वह सांप के साथ गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहता है, गेस्ट की तरह व्यवहार करना चाहता है। मतलब यहाँ पे कभी ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो मानव का जो डबल नेचर है, जो दोहरी नीति है, वह धीरे धीरे समय के साथ और सिचुएशन के साथ चेंज होता जाता है। बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की ओर। Yet the poet throws a stick towards him, and the snake returns to the same fissure where he came from। मतलब फिर कभी क्या किया, फिर कवि ने क्या किया वहाँ पर जो है ना, फिर भी कवि ने क्या किया, तो वहाँ जहाँ पे वो वाटर ट्रम्प जो मतलब उसका नाद था, उस वाटर ट्रम्प पे क्या किया कवि ने, एक स्टिक फेंका,
और मतलब स्टिक जब फेंका, वो स्टिक इसलिए फेंका, उसको सांप को मारना नहीं था, वो देख रहा था कि सांप किस तरह से करता है। स्टिक फेंका, द स्नेक, और सांप क्या हुआ, रिटर्न्स टू द सेम फिशर। फिशर कहते हैं वो जो दरार होता है, जो किसी दीवार में जो इस तरह का दरार बना रहता है, जहाँ से सांप होल टाइप का रहता है, जहाँ पर सांप निकलता है, उसको फिशर कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि मतलब कि द स्नैक रिटर्न्स टू द सेम फिशर, और सांप फिर उसी मतलब कि दरार में जाके घुस गया, मतलब रिटर्न्स हो गया, वापस हो गया, व्हेयर ही कैम फ्रॉम, जहाँ से वो निकला था, जहाँ से वो आया था। जब कवि ने वाटर ड्रम पे नाद में क्या किया, एक स्टिक को फेंका, तो कवि ने क्या देखा कि स्नैक जो है वह रिटर्न्स हो गया सेम फिशर में, उसी दरार में, व्हेयर ही कम्स फ्रॉम, जहाँ से वो आया था। ओके, नेक्स्ट आगे, एट द एंड ही क्या है, एट द एंड ही है ना, रेग्रेट्स हिज डिसीजन ऑफ हंटिंग इट एंड कर्स हिमसेल्फ फॉर दिस ट्राइफल। मतलब कवि ने जो ऐसा किया, मतलब वो जो सांप जो है, स्नैक जो है, वो वाटर ट्रम में जो पानी पीने आया था, तो कवि ने वहाँ पे जो एक स्टिक फेंका था, एक लॉग फेंका था, लॉग होगा LOG, लॉग मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ, कोई गंदी जो लकड़ी का बना हुआ जो कोई गंदी जो एक प्रकार का होता है लॉग। कवि ने वहाँ पर लॉग फेंका था, तो उसके बाद कवि जो है रिग्रेट्स करते हैं, मतलब पछताते हैं कि भाई साहब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मेरा डिसीजन था, जो पहले मैंने जो डिसीजन लिया था कि इसको मार देना है, लेकिन फिर मैंने उसके साथ जो है गेस्ट से ट्रीट किया, एक अतिथि की तरह व्यवहार किया। तो इस तरह से यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि मैं खुद से क्या हो गया था, मैं खुद को कोस रहा था, मैं खुद को बहुत ही नीच समझ रहा था कि मैं कितना नीच वाला काम किया कि मैं सांप को भगाने के लिए या सांप को डराने के लिए मैंने जो है एक स्टिक को वाटर ड्रम में फेंका था। फिर भी कवि उसकी ओर एक छड़ी फेंकता है और सांप उसी दरार में लौट जाता है जहाँ से वो आया था। अंत में वह उसे मारने के अपने फैसले पर पछतावा करता है और इस नीच काम के लिए खुद को कोसता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने वर्ल्डली जो एजुकेशन है, जो बाहरी शिक्षा है, उनमें बह गया था, है ना। जबकि मानवता ये कहती है, ह्यूमैनिटी ये कहती है कि स्नैक जो है उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये मानवता कहती है। लास्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं और मैंने इसको किस तरह से कंक्लूड किया आप देखो। इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोइम बाय D.H. लॉरेंस। यह वास्तव में D.H. लॉरेंस की एक शानदार कविता है। व्हेयर, जहाँ ही हैज़ ब्यूटीफुली साउंड द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन, जहाँ उन्होंने मानव के बदलते स्वभाव को दिखाया है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,